Hello everyone, welcome back to our channel Education by Arpita Sharma. So this is going to be our first lecture of English literature और इसमें हमारा first topic होने वाला है जो कि है Old English. ठीक है. So many of you requested me कि मैं English literature की भी explanatory videos upload करूँ क्योंकि इतनी इजीली ना इंग्लिश लिटरेचर के जो कंटेंट है, उसके एक्सप्लेनेशन है, नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं होती है। इनफैक्ट अगर आप बुक्स भी परचेज़ करना चाहते हो तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, आपको बुक्स नहीं मिलेंगी, कंटेंट नहीं मिलेगा, सिलेबस मैच नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपको इस चैनल पे मैं सारी की सारी जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं सारे के सारे टॉपिक्स अपलोड करूँगी। मेबी आगे-पीछे हो सकता है आपके टॉपिक्स, तो आपको जस्ट अपना सिलेबस लेना है, उसमें देखना है कि कौन-सा टॉपिक है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें से वीडियो पिक करना है, उसको देखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसके नोट्स भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप गो थ्रू कर सकते हो एक बार जितने भी नोट्स मैं अभी आपको इसमें दिखाऊँगी स्लाइड्स में। या फिर आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर उसको बाद में रिवाइज़ कर सकते हो। तो जैसे भी आपको करना हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी आपको पूरा कंटेंट, नोट्स वगैरह, क्वेश्चन सब कुछ इसमें मिल ही जाएगा। सो टॉपिक वाइज़ हम चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक होता है ओल्ड इंग्लिश, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के सिलेबस में तो ओल्ड इंग्लिश ही होगा। मेबी कुछ डिफरेंट भी हो सकता है बट आप लोग उसको अपने हिसाब से क्यू कर लेना। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने एक्सप्लेनेशन को। आज हम पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश। लेट मी चेंज द कलर ना, इट इज़ नॉट विजिबल। ओके, आज हम पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ओल्ड इंग्लिश होता क्या है? तो देखो, ओल्ड से हमको पता चल रहा है पुराना, कुछ पुरानी इंग्लिश होगी, कुछ पुराना वर्जन होगा। जैसे नहीं होता वर्जन, पहला वर्जन होता है फिर 2.0 आता है, इस तरीके से होते हैं वर्जन। तो वैसे आप इसको वर्जन के रूप में समझ सकते हो कि ये पुराना वर्जन है इंग्लिश का। उसके बाद एक और वर्जन आएगा व्हिच इज़ मिडल इंग्लिश, फिर आएगा आपका मॉडर्न इंग्लिश जो अभी हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आप ये जो है ना ओल्ड इंग्लिश, इसमें आप देखोगे कि ये ना ओल्ड इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। क्योंकि जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं या तो ग्रीक से लिए गए या तो लैटिन से लिए गए। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो, कोई नया वर्ड पढ़ते हो तो आप ये ज़रूर पढ़ते होगे दिस वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज, है ना? तो क्यों ग्रीक और लैटिन से ही लिए गए हैं, क्यों बाकी के वर्ड्स नहीं लिए गए हैं, तो उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है? Old English, also known as Anglo-Saxon, is the earliest recorded form of the English language. ओल्ड इंग्लिश को हम एंग्लो सेक्शन इंग्लिश भी बोलते हैं। अब ये एंग्लो सेक्शन क्या है? देखो, एंग्लो सेक्शन वो होता है जो जर्मनिक ट्राइब्स होती हैं ना, वो क्या की जर्मनिक ट्राइब्स कहाँ होती है आपको पता है ना, जर्मन के एरियाज में। तो वो पहला पिछड़ा इलाका था, काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था, तो इसलिए हम उसमें ट्राइब्स लगाते हैं। तो वो जो ट्राइब्स थी वो क्या की कि सेटल हो गई आके कहाँ पर, इंग्लैंड में, ठीक है? अभी जो यूके है ना, इंग्लैंड वाला एरिया, वहां पर जर्मनिक ट्राइब्स आकर सेटल हो गई। कब सेटल हुई? 5th से 11th सेंचुरी के बीच में। इनको वाइट स्पीकिंग पीपल भी हम कहते थे, क्योंकि वाइट पीपल थे सारे, तो वाइट स्पीकिंग पीपल भी हम इसको कहते थे। तो क्योंकि जर्मनिक ट्राइब्स जब इंग्लैंड आईं, तो वो अपनी भाषा भी लेकर आईं, अपनी लैंग्वेज भी लेकर आईं। और वो लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? जर्मन बोलते थे, ठीक है? तो दैट्स हाउ यहाँ पे इवॉल्व होने स्टार्ट हुई एक जर्मन टच के साथ नई इंग्लिश, विच इज ओल्ड इंग्लिश। ओके, इट वॉज स्पोकन इन इंग्लैंड फ्रॉम अबाउट 450 CE to 1150 CE बिफोर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट।
सो जो भी जर्मेनिक ट्राइब्स आई थी वो अपनी जर्मन लैंग्वेज यहाँ पर बोलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया और उसी जर्मन लैंग्वेज के साथ मिलाकर वो इंग्लिश को भी फॉर्म करने लगे, नए वर्ड्स बनाने लगे, जब तक कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट नहीं हुआ था। ठीक है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या होता है? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 के अराउंड हुआ था। ठीक है, ये एक इन्वेजन है, कॉन्क्वेस्ट बोल सकते हैं, इन्वेजन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? इंग्लैंड को टेक ओवर कर लिया था। जैसे इन्होंने इंग्लैंड को टेक ओवर किया तो अब क्या करे? एंग्लो सेक्शन कहाँ चले गए? फिर इनको वहां से भगा दिया गया। ठीक है, फिर टेक ओवर किसने कर लिया? नॉर्मन लोगों ने। तो ये बेसिकली कहाँ से आए थे? ये आए थे फ्रांस वाले इलाके से, इसलिए ये फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, नॉर्मन लोग कहाँ से आए थे? फ्रांस के इलाके से, ये फ्रेंच बोलते थे। मीनवाइल जो एंग्लो सेक्शन थे वो जर्मन ट्राइब्स थी और वो जर्मन बोलती थी। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश इन स्ट्रक्चर, vocabulary, pronunciation and grammar, and is largely unintelligible to modern English speakers without study. तो इतनी ज़्यादा ये डिफरेंट है कि अगर जो मॉडर्न इंग्लिश लोग बोलते हैं ना अभी, मॉडर्न इंग्लिश जो अभी हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, तो उनको भी समझ में नहीं आएगी। हमको इंग्लिश पता है कि इंग्लिश क्या होती है, हमने पढ़ी है, हम उसमें कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन स्टिल वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ओल्ड इंग्लिश जब तक कि हम उसको पढ़ नहीं लेते। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस था ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर का मतलब है जो हम टेंस वगैरह पढ़ते हैं ना, उसमें हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें उसकी वोकैबुलरी मतलब वर्ड्स में, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसकी ग्रामर, सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसका ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओल्ड इंग्लिश डेवलप्ड आफ्टर द जर्मनिक इन्वेजन्स ऑफ ब्रिटेन इन द 5th सेंचुरी। तो जर्मनिक इन्वेजन, अभी मैंने बताया, इनको एंग्लो सेक्शन भी बोलते हैं और ये जर्मन बोलते थे, जर्मन स्पीकर्स थे। और ये कहाँ पर आए थे? ये आए थे इंग्लैंड, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन वाले एरिया में, इंग्लैंड वाले पूरा रीजन जो कहलाता है ना, उधर पर। When the Roman armies left Britain around 410 CE, the island was invaded and settled by several Germanic tribes from northern Europe. तो जैसे ही जो रोमन आर्मीज थी, रोमन मतलब पहले पूरा रोमन एरा एरा चल रहा था, तो वहाँ पे रोमन लोग रहते थे, है ना? तो जैसे ही वो हटे, देखिए आपको बिल्कुल हिस्ट्री में अब इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये जानने के लिए कि रोमन क्या है, ये बिल्कुल हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दें। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना? एक रेफरेंस आपके पास होना चाहिए। बाकी आपको पूरा बिल्कुल ऐसा डिटेल्ड में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेन फोकस रखना है इस टॉपिक पर, मतलब जैसे कि आप लिख रहे हो ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो आपको मेन फोकस रखना है आपकी इंग्लिश लिटरेचर पर कि वो ओरिजिन कैसे हुआ उसका, ना कि आप बिल्कुल हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो हर चीज़ को उतना ही पढ़ा जाता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है, अदरवाइज फिर वो टाइम वेस्ट होगा क्योंकि आपके एग्जाम में आप उतना लिख भी नहीं पाओगे और उसका कोई मतलब भी नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो रोमन आर्मीज थी ना, उन्होंने ब्रिटेन छोड़ दिया। तो ब्रिटेन जब छोड़ दी, कोलैप्स कर गई थी। अब कैसे कोलैप्स की, क्या की, ये तो आप अगर हिस्ट्री पढ़ते होगे तो आपको पता होगा। तो ये कोलैप्स कर गई थी और ये ब्रिटेन फिर पूरा मतलब छोड़ दिया उन्होंने। कब छोड़ा? 410 सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। ओके, द आइलैंड वाज इन्वेडेड एंड सेटल्ड बाय सेवरल जर्मनिक ट्राइब्स। फिर वहां पर कौन आए? जर्मनिक ट्राइब्स, मतलब कि जर्मन पीपल आ गए। ठीक है, कहाँ से आए? नर्दर्न यूरोप से। पूरा एरिया वो ब्रिटेन आता है उसमें, ठीक है, आपका लंदन, ये सारी चीजें, पूरा वो यूरोप वाला रीजन होता है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज आप देखोगे। ठीक है, तो नर्दर्न यूरोप से ये जो जर्मन ट्राइब्स थी वो आई। एंगल्स, सेक्शंस, यूट्स, ये अलग अलग ट्राइब्स के नेम्स हैं। ओके, ट्राइब्स केम मेनली फ्रॉम एरियाज दैट आर नाउ जर्मनी, डेनमार्क एंड नीदरलैंड्स। तो ये ट्राइब्स कहाँ से आई थी? अभी बताया भी गया है कि ये ट्राइब्स उस एरिया से आई थी जिसको अभी आज की डेट में हम जर्मनी बोलते हैं, डेनमार्क बोलते हैं और नेदरलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, दे बॉट with them West Germanic dialects, which gradually replaced the Celtic languages spoken by the native Britons in most part of
इंग्लैंड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन लोगों ने क्या, अब ये लोग जब आए तो अपने साथ इन लोगों ने एक जर्मन डायलेक्ट लेकर आए थे ये, ठीक है? तो अपने साथ ये क्या लेकर आए थे? वेस्ट जर्मन डायलेक्ट। डायलेक्ट और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है? देखो, कोई एक लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी है, ठीक है? अब हिंदी को बोलने के बहुत डिफरेंट डायलेक्ट होते हैं, ठीक है? जैसे छत्तीसगढ़ एरिया में आप देखोगे तो उनका अलग डायलेक्ट है उसको बोलने का। वो बोल एक ही लैंग्वेज रहे हैं लेकिन उनकी एक जो आप टोन देखोगे ना वो बदल जाती है ना? एक्सेंट आप बोल सकते हो, उनकी टोन मतलब एक्सेंट तो फिर भी थोड़ा उसमें प्रोनंसिएशन में डिफरेंट होता है, लेकिन जो डायलेक्ट होते हैं ना उसमें वर्ड को भी ये चेंज करते हैं, ठीक है? व्हिच ग्रेजुअली रिप्लेस द केल्टिक लैंग्वेज। केल्टिक लैंग्वेज क्या थी? ये जो सेल्टिक लैंग्वेज थी ना, ये केल्टिक आप बोल सकते हो, सेल्टिक बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट। तो सेल्टिक लैंग्वेज जो थी ना, तो ये कौन बोलते थे? नेटिव पीपल बोलते थे, मतलब जो ब्रिटेन में रहते थे वही बोलते थे सेल्टिक लैंग्वेज। और उसको इन लोगों ने अपनी जो डायलेक्ट है, जर्मन का डायलेक्ट लेकर आए थे, उससे रिप्लेस कर दिया था। Over time, these dialects evolved into what we call Old English. तो ये इवॉल्व होता गया धीरे 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 धीरे, और यहाँ पे जो सेल्टिक लैंग्वेज है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई और ये इवॉल्व होते होते पूरी तरीके से पूरे एरिया में इंग्लैंड के फैल गया। The language was shaped by Germanic tribal culture, contact with Latin, contact with Old Norse. तो ये लैंग्वेज आखिर कैसे धीरे-धीरे हुई? तो देखो, सबसे पहले तो क्या था कि जर्मनिक ट्राइब्स आई, सबसे पहले तो उन्हीं का इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है? जर्मनिक ट्राइब्स का। उसके बाद लेटिन के साथ भी इसका कॉन्टैक्ट हुआ, जैसे कि क्रिश्चियनिटी वगैरह इनका रिलिजन होता था तो उसको प्रैक्टिस करते थे, ठीक है? उसको पढ़ाते थे। ओल्ड नॉर्स क्या होता है? ओल्ड नॉर्स होता है जैसे कि ये जो वाइकिंग इन्वेजन था ना, तो जो ये वाइकिंग इन्वेजन हुआ था, है ना? ओह सॉरी सॉरी, वाइकिंग इन्वेजन जो हुआ था, उन्हीं की एक लैंग्वेज होती थी जिसको हम ओल्ड नॉर्स कहते थे, ठीक है? तो उसके साथ भी इसका कांटेक्ट हुआ और धीरे-धीरे ये जो ओल्ड इंग्लिश है वो डेवलप हुई। अब हम देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अर्ली ओल्ड इंग्लिश 450 टू 700 के अराउंड। सी का मतलब होता है कि अप्रॉक्स में हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली हमको नहीं पता, ठीक है? तो ये पहले मेनली ओरल होती थी, कुछ रिटन रिकॉर्ड्स भी होते थे। क्लासिकल ओल्ड इंग्लिश ये 700 से 1000 के अराउंड होती थी, और यहाँ पर लिटरेचर का ग्रोथ हुआ, मतलब धीरे धीरे और डेवलप हुआ, है ना? क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस ज्यादा हुआ यहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि लेटिन का जो इन्फ्लुएंस हुआ वो मेनली क्रिश्चियनिटी के साथ लिंक करता है। जो वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट था वो डोमिनेंट हो गया। वेस्ट सेक्शन किसका डायलेक्ट था? जर्मनिक ट्राइब का। तो वो क्योंकि पहले उन्होंने इन्वेजन किया था तो वो डोमिनेंट अपने जो लैंग्वेज को है तो सबके ऊपर डोमिनेट कर रहे थे। लेट ओल्ड इंग्लिश ये 1000 से लेके 1150 तक था। इसमें जो वाइकिंग का इन्फ्लुएंस है वो और बढ़ने लगा क्योंकि वाइकिंग इन्वेजन हुआ था। जो लैंग्वेज है वो धीरे-धीरे थोड़ा ईज़ी होने लगी क्योंकि पहले डिफ़िकल्ट होती थी। ये लोग अपनी साइन लैंग्वेज वग़ैरह एक साइन्स होते हैं ना, मतलब साइन लैंग्वेज मैं वो नहीं कह रही कि मतलब बिना बोले कोई लैंग्वेज करना, वो नहीं है। साइन लैंग्वेज का मतलब है कि एक अजीब से साइन बनाते थे ना, उनकी लैंग्वेज में ही वो साइन साइन हो, लेकिन जैसे कि ऐसे पी का ऐसे सिंबल बना दिया उन्होंने, ठीक है? ये पी का सिंबल बनाया। तो ये जो पी का सिंबल है वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसी वर्ड को, ठीक है? इस तरीके से ये पहले लिखते थे लेकिन धीरे धीरे सिंप्लीफाई होने लगा। ट्रांजिशन टूवर्ड्स मिडिल इंग्लिश, तो अब यहाँ पे मिडिल इंग्लिश के टूवर्ड्स इनका ट्रांजिशन होने लगा। द पीरियड एंडेड आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066 which introduced Norman French and caused major changes in English. तो ये जो पीरियड है ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद खत्म होता है आफ्टर 1066, जिसमें नॉर्मन फ्रेंच की वजह से और भी मेजर चेंजेस आए, मतलब जर्मन के तो थे ही, अब वो फ्रेंच की वजह से भी कुछ चेंजेस हमको देखने को मिले। आगे चलेंगे, देखेंगे डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ठीक है? ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज तो नहीं थी, उसको बोलने के अलग अलग तरीके थे लेकिन बोलते एक ही लैंग्वेज थे।
इट हैड 4 मेन डायलेक्ट्स। ठीक है, सबके जैसे अलग-अलग किंगडम है, सबके में अलग-अलग डायलेक्ट्स हैं। नॉर्थम्बेरियन, नॉर्थम्बेरियन स्पोकन नॉर्थ ऑफ द हम्बर। Mercian, spoken in central England. West section, spoken in the south west. Most surviving texts are in this dialect. तो ज़्यादातर जो टेक्स्ट है वो इसी डायलेक्ट के हमको मिले हैं। बाकी जो नॉर्थम्बेरियन है ये हम्बर के इलाके में बोला जाता था, नॉर्थ की तरफ, ये सेंट्रल इंग्लैंड में बोला जाता था। लेकिन क्योंकि वेस्ट सेक्शन मतलब जर्मेनिक ट्राइब सबसे पहले यही ट्राइब्स था, इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा, तो इनके सबसे ज़्यादा टेक्स्ट हमको लिखे हुए मिलते हैं। कैंटिश भी थी जो कि साउथ ईस्ट एरिया में बोली जाती थी। Because most manuscripts were written in west section, it is often treated as the standard old English dialect. एक standard old English dialect ये माना गया। standard old English dialect मतलब कि जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में कौन सा हम एक्सेंट यूज करते हैं? हम बेसिकली बोलते तो हम ब्रिटिश हैं, है ना? बोलते तो हम क्या है कि हम ब्रिटिश एक्सेंट का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रिटिश एक्सेंट का हम यूज़ नहीं करते। हाँ, आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई इंडियन क्विज़ीन है, क्विज़ीन का मतलब होता है कोई स्पेशल डिश है, इंडियन क्विज़ीन है और उसमें हमने ऊपर से गार्निशिंग कर दी है ब्रिटिश एक्सेंट की। तो कोई इंडियन एक्सेंट है और उसके ऊपर हमने ब्रिटिश एक्सेंट की गार्निशिंग कर दी है और हम उसको बोल रहे हैं कि हम ब्रिटिश एक्सेंट प्योरली बोलते हैं जी, और ऐसा है नहीं वैसे। क्योंकि ब्रिटिश एक्सेंट अगर हम बोलते हैं वाटर हमको बोलना है तो हम इजीली यहाँ पर क्या बोलते हैं वाटर। आर को हम साइलेंट करके सोचते हैं कि हम ब्रिटिश एक्सेंट में बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वूट। ठीक है, तो जब तक हम वूटर नहीं बोलेंगे इट डजंट मीन कि हम बिल्कुल इंडियन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट को मिक्स कर कर बोल रहे हैं। तो उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। जो हमारी इंडिया की एक्सेंट है, तो ब्रिटिश और इंडिया को मिक्स करके एक स्टैंडर्ड एक्सेंट है। जो भी इंडियन पीपल होते हैं वो इसी एक्सेंट में बात करते हैं। ठीक है, बाकी सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, कुछ अमेरिकन में करते हैं, ब्रिटिश में करते हैं प्योरली, है ना? कुछ अलग रीजन लाइक एशियन रीजन यहाँ पर चाइना और ये इनका सबका अलग अलग एक्सेंट होता है। और ये एक्सेंट मोस्टली डिपेंड करता है आपके वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के ऊपर, मतलब जो आप लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज स्टैंडर्ड डायलेक्ट बन जाता है। अब हम देखेंगे राइटिंग सिस्टम एंड अर्ली रिकॉर्ड्स। राइटिंग सिस्टम कैसा मतलब लिखते कैसे थे ये लोग? तो बेस्ड ऑन लैटिन अल्फाबेट, तो लैटिन अल्फाबेट का ये लोग यूज करते थे। स्पेशल कैरेक्टर्स स्पेशल लेटर्स होते थे यहाँ पर, जैसे कि पी जिसका मतलब होता था थॉर्न, और ये एथ का साइन होता था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग साइन का यूज करते थे फॉर टी एच। Earlier inscriptions sometimes used runic writing, especially for short text. तो runic writing का भी यूज करते थे। जब इनको थोड़ा कम लिखना होता था तो ये र्यूनिक राइटिंग का यूज करते थे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट देखते हैं जैसे कि बियोवुल्फ। बियोवुल्फ एक पोअम है। ठीक है, द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल, द वर्क ऑफ किंग एल्फ्रेड, रिलीजियस प्रोज एंड पोएट्री। तो ये कुछ टेक्स्ट के नाम है, टाइटल है उनके, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। These texts provide valuable information about early English society, culture and language. तो इस टेक्स्ट से हमको पता चलता है वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, क्या कल्चर फॉलो करते थे, कैसे लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग जगहों पे डायलेक्ट कैसे चेंज होते थे, सारी चीज़ें हमको ये सारी बुक्स में, ये सारे बुक्स ही होंगी मोस्टली, तो इसमें हमको देखने को मिलती है। आगे चलेंगे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लास्ट मिनट पे ही पढ़ते हो बिल्कुल, ठीक है? और वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो फिर आपका टाइम बहुत लगेगा। और मैं इसको ऐसा बना रही हूँ कि अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो भी आपको सारी चीज़ें समझ में आए, एक-एक चीज़ें। अगर आप रिकैप कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो इस तरीके से मैंने ये किया है, ठीक है? और ये जो नोट्स वगैरह हैं ये भी मैंने प्रॉपर्ली अरेंज कर दिए हैं। अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपके पास एक भी टाइम नहीं है कि आप वीडियो भी देख पाओ, तो एटलीस्ट इसको तो रिवाइज़ कर ही लेना आगे बढ़ाकर, ओके? कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, ऊपर जितना ही मैंने बताया तो वो आप अपने आंसर को ग्लोरीफाई करने के लिए लिख सकते हो। बाकी तो कैरेक्टरिस्टिक्स इज मस्ट। अगर कुछ नहीं पढ़ रहे हो इस टॉपिक से तो
कैरेक्टरिस्टिक्स तो ज़रूर से पढ़ के जाना, ठीक है? फोनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला हम देखेंगे फोनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फोनोलॉजिकल में हम देखेंगे कॉन्सोनेंट्स, वाउल्स। सबसे पहले हम देखते हैं वाउल्स। शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल्स वर फॉर्मिकली डिस्टिंक्ट, लेंथ चेंज्ड मीनिंग। तो वाउल्स में जैसे कि लेंथ चेंज हुई मतलब मीनिंग चेंज हुई। कैसे? एग्जाम्पल देके जरूर आना, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा आपको खुद ही। जैसे कि ये गॉड है, तो ये गॉड है, लेकिन अगर ओ के ऊपर ऐसे डैश लगा दिया गया, ठीक है, ओ के ऊपर ऐसे लाइन खींच दी गई, तो इसका प्रोनाउंसिएशन फिर डबल ओ में आएगा जो कि गुड हो जाएगा, ठीक है। तो वावल में हम देख सकते हैं कितना ज्यादा डिस्टिंक्शन, मतलब कितना अलग है। जैसे ही लेंथ चेंज होती है उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। कॉन्सोनेंट हम देखते हैं, कॉन्सोनेंट वर प्रोनाउंस्ड मोर क्लियरली देन इन मॉडर्न इंग्लिश, साइलेंट लेटर्स वर रेयर। तो ये ज्यादातर लेटर्स को साइलेंट नहीं करते थे। जैसे अभी हम ब्रिटिश में देखते हैं तो पूरे लेटर्स को साइलेंट ही कर देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बोल दिए तो बोल दिए। अमेरिकन में है तो अमेरिकन में एक राउंडेड आर का साउंड आता है और उनको हर चीज बोलनी ही होती है ना। तो कॉन्सोनेंट यहाँ पर हम देखते हैं, देखो अभी आज की इंग्लिश में तो ए ई आई ओ यू हम वावल्स में काउंट करते हैं, और कॉन्सोनेंट के जितने भी रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स बचे वो कॉन्सोनेंट में आते हैं। पहले क्या था कि ये एक ऐसा सिंबल था, उसका मतलब होता था थॉर्न, ठीक है। एक ये ऐसा था, इसका मतलब होता था एथ, जो कि द इसके लिए यूज होता था। एक ये सी था, उसके ऊपर डॉट है, इसको हम टी प्रोनाउंस करते थे, है ना। और जी के ऊपर अगर हम डॉट रखेंगे तो उसको हम प्रोनाउंस करते थे जे या फिर जी। और ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड होता था कि क्या चीज लिखी हुई है। अगर जेड लिखा हुआ है, जेड, तो हमको पता चल गया कि जे का साउंड आ रहा है। अगर गुड लिखा हुआ तो हमको पता चल गया कि जी का साउंड आ रहा है। लेकिन हम दोनों में यही वाला जी लिखेंगे और कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हम समझेंगे कि आखिर ये कौन सा है, ठीक है। आ जाते हैं आगे। अब हम देखेंगे इसमें ऑर्थोनोग्राफी। ऑर्थोनोग्राफी क्या होती है? राइटिंग सिस्टम, है ना। तो बेस्ड ऑन, ये गलती से लिख गया है, बेस्ड ऑन द लेटिन अल्फाबेट विद एडिशनल लेटर्स। तो लेटिन अल्फाबेट ये लोग यूज करते थे, जैसे कि ये थॉर्न थ के लिए यूज होता था, ये एथ के लिए यूज होता था, ऐश के लिए यूज होता था, ये वाउल होता था बिटवीन ए एंड ई, और ये वैन के लिए यूज होता था, मतलब कि डब्ल्यू के लिए। तो इनका काफी अलग सा राइटिंग सिस्टम था। स्पेलिंग वॉज फेयरली फोनेटिक, फोनेटिक होती थी मतलब जो बोलते थे वही लिखते थे। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग होती है बफर, बोलते बुफे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बोलते हैं वो तो लिख ही नहीं सकते, और ये सारी, ये सबको पता है ये बात है ना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है वर्ड फॉर्म। तो वर्ड को कैसे फॉर्म करते थे, क्या क्या चीजें होती थी, देखेंगे। ओल्ड इंग्लिश was a highly inflected language, meaning grammatical relationships were shown by endings rather than word order. एंडिंग्स के ऊपर इनका डिफाइन होता था कि ये क्या मीनिंग डिपिक्ट कर रहा है, ना कि वर्ड ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर हम नाउन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 जेंडर्स इन्होंने नाउन में रखे थे, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल एक जेंडर था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, जेनेटिव possession और डेटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये 4 नाउन ही थे इनके पास, ये 4 ही नाउन इन्होंने बनाए थे। लेकिन अभी के अगर आज की डेट में हम बात करें तो हमारे पास बहुत डिफरेंट नाउन है, जैसे कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, कलेक्टिव, अनकाउंटेबल। लेकिन इनके पास ये 4 नाउन ही थे, जिसमें से आता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, possession और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जैसे ही शी, ये सारी चीजें होती है ना, ये सब्जेक्ट होती हैं, ठीक है, एक ग्रुप है कोई ये। ऑब्जेक्ट मतलब आपको पता ही है कि वो ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर हम वो काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। पजेशन का मतलब है कोई चीज, पजेशन, जैसे दिस कार इज माइन, तो ये मेरा पजेशन होगा। डेटिव मतलब इनडायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको डेटिव बोलते हैं। टू इधर पे नंबर्स होते थे सिंगुलर और प्लूरल,
और कुछ डिक्लेंशंस होते थे जैसे स्ट्रॉन्ग या फिर वीक नाउन्स जैसा। अभी हमारे पास कोई डिक्लेंशन वगैरह नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे ये होते थे। ठीक है, आई होप आपको नाउन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन में डुअल नंबर होता है जैसे वी टू, यू टू, है ना। एडजेक्टिव्स में agreed with nouns in gender, number and case, had strong and weak form depending on context। तो स्ट्रॉन्ग या फिर वीक भी हो सकता था, इसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करती थी हर चीजें। ठीक है ना। तो ये जेंडर से रिलेटेड कोई नाउन है, नंबर से रिलेटेड कोई नाउन है, फिर कोई केस, तो उस चीज को ये ग्लोरीफाई करता था। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, आई होप आपको पता हो एटलीस्ट इतना तो, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जो नाउन को और भी ज्यादा अच्छे से ग्लोरीफाई करे, मतलब उसको और भी ज्यादा अच्छे से समझाए, ठीक है, तो वो होता है एडजेक्टिव। ओके। वर्ब्स आप लोग जानते हो, यहाँ पे दो वर्ब्स होती थी, स्ट्रॉन्ग और वीक, फॉर्म्ड पास्ट टेंस बाय वावल चेंज। जैसे कि अभी हम बोलते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, इस तरीके से अभी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, सिंगन, सैंग, संगिन, इस तरीके से ये अपने हिसाब से बनाते थे। वीक वर्ब्स में अगर हम बात करें तो फॉर्म्ड पास्ट टेंस बाय एडिंग अ डेंटल सफिक्स। तो एक स्ट्रॉन्ग होती थी जिसमें हम पूरी की पूरी ये बदल देते थे, और एक होती थी वीक जिसमें लास्ट में हम सफिक्स लगाते, सफिक्स मतलब है लास्ट में कोई चीज लगाना, तो लास्ट में डी टी कुछ लगा दिए ताकि उसका फॉर्म वो चेंज होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। जैसे हम अभी लिखते हैं ना हैंग्ड, हैंग्ड, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना प्लीज। हैंग्ड जो है ना, तो अभी हमने कुछ नहीं किया, हैंग के ऊपर ईडी लगा दिया, तो ये इसका ये वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया, तो उसको हम अभी बोल सकते हैं कि ये वीक वर्ब है। ठीक है। लेकिन राइज रोज, रोज हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये तो पूरा ही चेंज हो गया, राइज से पूरा ही चेंज हो गया, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग वर्ब। ठीक है। तो ये बेसिकली वर्ब होती थी पर्सन, नंबर, टेंस, मूड के ऊपर ये पूरी की पूरी बेस्ड होती थी। नो सेपरेट फ्यूचर टेंस, कोई फ्यूचर टेंस नहीं होता था। फ्यूचर मीनिंग एक्सप्रेस्ड विद प्रेजेंट टेंस और ऑक्सिलरीज। प्रेजेंट टेंस के ऊपर या फिर ऐसे ही उसको बनाकर ये लोग एक्सप्रेस करते थे। इतना ज्यादा मैं मतलब ओल्ड इंग्लिश में तो इतना ज्यादा कुछ स्ट्रक्चर्ड चीजें होती नहीं थी। अब पढ़ेंगे हम लेक्सिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स वोकैबुलरी। वोकैबुलरी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मनिक, क्योंकि जर्मनिक ही ट्राइब्स पहले आई थी, तो उनके ऊपर ही वोकैबुलरी थी पूरी। कुछ लोन वर्ड्स थे कंपेयर टू मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में तो बहुत सारे लोन वर्ड्स हमको मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ ही लोन वर्ड्स थे। लोन वर्ड्स मतलब किसी अलग कंट्री के लैंग्वेज के कुछ वर्ड ले लेना, उसको लोन वर्ड्स बोलते हैं। बोरोइंग्स मेनली फ्रॉम लैटिन, लैटिन से हमने लिया था, जैसे चर्च वगैरह, है ना, मंक, ये सब हमने लैटिन से लिया था। ओल्ड नॉर्स मतलब जो वाइकिंग इन्वेजन हुआ था, वाइकिंग किंगडम था, उससे हमने ओल्ड ओल्ड नॉर्स उन्हीं की लैंग्वेज होती थी, और उससे हमने लिया स्काई, एग, दे। ये कुछ वर्ड है जो हमने उनकी लैंग्वेज से सीखे और उसको हमने बोलना स्टार्ट किया। कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते थे। कंपाउंड वर्ड्स मतलब कि एक वर्ड को दो मीनिंग के साथ कंबाइन कर देना, जैसे ह्यू फॉर नाइस, ह्यू फॉर नाइस। तो ये हेवन और किंगडम का मिक्सचर था, मतलब हेवन भी है इसका मतलब, किंगडम भी है। बॉक्स, बुक हाउस इसको बोलते थे, जिसको आज हम लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे लिटरेरी स्टाइल एंड यूजेस। मेनली ओरल एंड पोएटिक ट्रेडिशन इनका होता था, ज्यादातर ओरली बोलते थे, जो बोलते थे वही लिखते थे, है ना। पोइट्री ज्यादातर इनका होती थी। एलिस्ट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है, इसमें ज्यादातर राइमिंग नहीं होती थी, है ना। जैसे छोटे बच्चों की कोई हम पोअम सिखाते हैं ना, तो उसमें राइमिंग वर्ड होते हैं जो जल्दी याद होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पोअम, लेकिन इसमें नहीं होते थे। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होता था। कैनिंग्स मतलब कंपाउंड मेटाफर्स होते थे। अब मेटाफर्स का मतलब क्या होता है, दो चीजों का कंपैरिजन करना। जैसे कि मैं बोलती हूँ लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, तो दो अलग चीजें हैं।
एक लाइफ है, एक रोलर कोस्टर है, लेकिन मैंने दोनों का कंपैरिजन किया तो वो एक मेटाफर बन गया। जैसे कि आप देख सकते हो व्हेल रोड, तो व्हेल रोड जो इन्होंने लिखा है, तो वो भी एक मेटाफर है, ठीक है? और ये किसके लिए लिखा गया है? सी के लिए लिखा गया है। पोज़ मोस्टली रिलिजियस, हिस्टोरिकल या फिर लीगल होते थे, ठीक है? आगे देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश, आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है? मॉडर्न इंग्लिश का फाउंडेशन बना ही किससे है? ओल्ड इंग्लिश से। पहले ओल्ड आई, फिर और ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट हुआ, है ना? तो मिडल आई, फिर उसमें भी हुआ, फिर मॉडर्न आई और हम मॉडर्न को और भी ज़्यादा धीरे-धीरे रिफाइन कर रहे हैं। मैनी बेसिक इंग्लिश वर्ड्स कम फ्रॉम इट, अलग-अलग बेसिक इंग्लिश वर्ड से, है ना? जैसे कि टेक, गिव, है ना? और रन, वॉक, सारी चीज़ें, सारी जो एक्शंस है उसको कैसे डिपिक्ट करना है, इसके कुछ बेसिक इंग्लिश वर्ड्स हमको यहीं से सीखने को मिले। इट रिफ्लेक्ट्स अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री मतलब कि पहले कैसे इंग्लिश बनती थी, क्या-क्या उसका चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़ें हमको इसमें से मिलती है। साथ ही में उनका कल्चर भी हमको जानने को मिलता है। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन मॉडर्न स्पेलिंग, ग्रामर एंड वोकैब्युलरी पैटर्न्स। तो कुछ मॉडर्न स्पेलिंग्स वगैरह को अगर हमको देखना है, ग्रामर अगर हमको देखना है, तो देखो कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी है, ठीक है? जैसे आपने नोट्स बनाए हैं, तो आप उसको पढ़ोगे और फिर जाकर एग्ज़ाम दे आओगे, ये आपको ईज़ी पड़ेगा, आपको बहुत ईज़ी लगेगा। लेकिन आपने अगर कुछ भी नहीं किया है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले आप जाओगे, ठीक है, अपने नोट्स ढूँढोगे, एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ ढूँढोगे, सारी चीज़ें करोगे, तो उसमें आपको समय लगेगा, है ना? हो सकता है आप पूरा कर भी ना पाओ, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। उसी तरीके से आप इसको भी समझ सकते हो, अगर ओल्ड इंग्लिश है, तो उसको हमने स्टडी किया और उसको स्टडी करने के बाद उससे थोड़ा और अच्छा बनाकर हमने अपनी एक मिडल इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश को डेवलप किया। लेकिन अगर ओल्ड इंग्लिश नहीं होती, डायरेक्ट हम मॉडर्न में आते तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। और वैसे भी जो भी इवोल्यूशन है वो धीरे-धीरे होता है, ना कि एक साथ, ठीक है? तो जो भी स्पेलिंग्स है, ग्रामर है, तो उसका हमको एक रेफरेंस ओल्ड इंग्लिश से देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। And at the end, we are here with conclusion. Old English represents the earliest stage of the English language, shaped by Germanic roots and historical events. है ना? तो जर्मनिक ट्राइब पहले आए, उन्होंने शेप किया इसको. Although it is no longer spoken, its influence remains deeply embedded in modern English vocabulary and structure. तो ये जो ओल्ड इंग्लिश है, अब इसको हम बिल्कुल भी बोलते नहीं हैं, है ना? आपको बहुत ही कम मिलेंगे जो बोलते हो या फिर बिल्कुल 0.5%, ठीक है? तो ये जो ओल्ड इंग्लिश है, ये भले ही बोली ना जाती हो, लेकिन एक तरीके से इसका बेस मॉडर्न इंग्लिश के नीचे छिपा हुआ है। Understanding Old English provides insight into the history, development, and identity of the English language. तो ओल्ड इंग्लिश को अगर हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे हमें उसकी हिस्ट्री पता चलती है, एक रेफरेंस पता चलता है, कुछ बेसिक जानकारी मिलती है, ठीक है? और आगे उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं वो पता चलता है और एक उसकी होलसम आइडेंटिटी हमको मिलती है कि आखिर ये इंग्लिश लैंग्वेज होती क्या है, ठीक है? तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो हमने एक टॉपिक कर लिया है पूरा ख़त्म, ठीक है? अब धीरे-धीरे करके पूरे टॉपिक्स आपके अपलोड होते जाएँगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ बिकॉज़ ये सारी पीपीटी अरेंज करना, नोट्स बनाना इतना आसान तो नहीं होता है लेकिन आई विल डू इट फॉर यू। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि और भी जो मैं टॉपिक्स लेकर आऊँ इंग्लिश लिटरेचर के, ठीक है? वो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएँ। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।